हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस पेज सीरीज के अंदर। तो आज की हम इस सीरीज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड बाकी की 1 to 1 सब्जेक्ट आपकी सारी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों का सिलेबस यहाँ पर आपका कवर होने वाला है। तो अगर आप भी आरआरबी, सीसीआरयूएम और एसवीआईएमएस के एस्पिरेंट्स हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की इस सीरीज को। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। और आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का, वो रहेगा यहाँ पे हम इम्प्लांटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को एक बार शेयर करते रहिएगा। और एमसीक्यू की इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर सीसीआरयूएम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो शानदार टेस्ट सीरीज एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, जिसमें से आपको 25 जो है वो मॉडल पेपर मिलेंगे और 10 आरआरबी के ओल्ड पेपर मिलेंगे, प्लस डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और टेस्ट देने के बाद में जो आप अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अगर इफ यू वांट टू बाय दिस टेस्ट सीरीज तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मोर एंड मोर एमसीक्यूज पढ़ने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सारी चीजें भी मिलेंगी आपके नर्सिंग के सिलेबस के अलावा। ठीक है, डिटेल एनालिसिस मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो कंबाइन में अगर आप कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहते हैं तो 4999 में अवेलेबल है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। रेलवे के पैटर्न के ऊपर बनाई गई है ये टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। और उसके लिए आपको हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है, दिस और दिस, कोई से भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी गाइडेंस, कोई भी आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, यस। तो और अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा इस बुक को बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर आपको लैंग्वेज ओनली इंग्लिश मिलेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग ट्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। सो इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, सो आप हमारे अभी जो मैंने नंबर बताया उसी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मली अकर ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन? 1 to 2 days, 3 to 4 days, 6 to 7 days या 10 to 12 days? आंसर करिएगा। तो देखिए, कुछ बच्चों को शायद ऐसा लग सकता है कि मैम इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ आते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे भी पता है कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट बोल सकते हैं हम 40 to 50%। ठीक है, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं वन लाइनर। ठीक है, और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवा दें जल्दी से जल्दी, टॉपिक टू टॉपिक जो है आपके एग्जाम के आने से पहले। प्लस आपको पुराने पेपर के क्वेश्चन भी यहाँ पे इसके साथ में ही सॉल्व हम लोग करवाएंगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके सारे चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी बैक टू बैक। सो आप, हमने कुछ सोच के ही ये चीज प्लानिंग करी है कि हम डिटेल में सारी चीजें आपको बेसिक से लगा के टफ तक सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मली अकर ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन जो है वो कौन से डे पे स्टार्ट हो जाता है? आंसर करिएगा और क्लास को जो है वो एक बार आपको शेयर भी करना है। यस, लेट्स आंसर व्हाट इज द करेक्ट वन। इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह उसके बारे में मैंने आपको कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में आपको पता है कि जब कंसेप्शन होता है फर्टिलाइजेशन के 6 से 7वें दिन, यानी कि 6 to 7 days जब होता है, उस टाइम पे एम्ब्रियो जो है वो कहां पर आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस में आ जाता है।
उसके बाद में वहां से इम्प्लांटेशन यानी कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो इम्प्लांटेशन वहां पे स्टार्ट हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, और ये कंप्लीट हो जाता है लगभग 11वें दिन। ठीक है, 11वें दिन ये इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट कब होगा ये नहीं पूछा गया है, कब होता है, तो 6 to 7 डेज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और 11वें दिन जो रहेगा 11th डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट, फंडस ऑफ द यूट्रस या सर्विक्स या फेलोपियन ट्यूब। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, आंसर। सभी आंसर करिएगा और क्लास को जो है वो एक बार आप लोग शेयर भी करिएगा। तो देखिए जैसे ही 6 to 7 डेज जब होता है ब्लास्टोसिस, उसके बाद में वो एम्ब्रियो बनता है 8th डे पे, ठीक है ना। उसके बाद में तो वो यूट्रस में आ जाता है। तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है कि ये जगह ढूंढता है, ऐसी जगह ढूंढेगा जो हाईली वस्कुलर होगी। कौन सी जगह ढूंढेगा, होता तो ये एंडोमेट्रियम में, क्योंकि एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा थिक हो जाती है। कौन इसको थिक करता है, तो प्रोजेस्टेरोन, ये भी मैंने बताया था, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो उसको थिक बनाता है। तो यही थिक जो एंडोमेट्रियम की वॉल है यहीं पे ये इन्वैड होता है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ऐसी जगह पे जो हाईली वस्कुलर होती है। तो इसकी फंडस वाला जो पार्ट होता है, यूट्रस का ये वाला जो पार्ट होता है वो फंडस, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो फंडस होता है उसके अपर पोस्टीरियर वॉल में होती है, ताकि एम्ब्रियो को जो है वो एक तो ब्लड सप्लाई अच्छी मिले, उसको ग्रोथ करने में अच्छी ब्लड सप्लाई, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो सारी चीजें जो रहेगी वो इसी जगह पे उसको बेटर मिल सकती है। और अगर लोअर यूट्राइन में होगा तो अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। ये बेस्ट पोजीशन होती है यूट्रस की इम्प्लांटेशन की, फंडस ऑफ द यूट्रस अपर पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं होता, सर्विक्स में नहीं, फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू द यूटेराइन वॉल। कौन सी स्टेज में होता है जब एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट होता है, आंसर करिएगा। जायगोट, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो, आंसर करिए क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 6 to 7 डेज में जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में आता है, यानी कि वो आता जो है वो ब्लास्टोसिस्ट आता है। कौन सा आता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये ब्लास्टोसिस्ट होता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट 6 to 7 डेज में कहां पे आता है, यूट्रस में आ जाता है और अपना इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब इस ब्लास्टोसाइट जो होता है उसकी जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है, दो लेयर्स होती है। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो होती है, यहां पे मैं बता दूं आपको कि ट्रोफोब्लास्टिक, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है, ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो होती है वो प्लासेंटा बनाती है। और एक होता है आगे जाके इनर सेल मास, इस इनर सेल मास से फीटस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, फीटस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्लास्टोसिस। यानी कि जब इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होता है तब ये ब्लास्टोसिस्ट होता है। एक जो पार्ट होता है इसका ट्रोफोब्लास्ट होता है, एक इनर सेल मास होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इनर फीटस जो है वो किससे बनता है, तो इनर सेल मास से बनता है, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करती है। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन प्राइमरीली प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच या एलएच। चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। विच हार्मोन प्राइमरीली प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन।
सभी आंसर करेंगे और क्लास को जो है वो एक बार शेयर करेंगे। यस, तो इतना तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाता है, कॉर्पस लुटियम से ये सीक्रेट होता है हाईएस्ट लेवल में, और यही पूरी प्रेगनेंसी ये हाईएस्ट लेवल में होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाता है, हाईली मस्कुलर बनाता है, इम्प्लांटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। विदाउट प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्रोजेस्टेरॉन। बाकी एस्ट्रोजन भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच फॉलिकल को मैच्योर करता है, एलएच ओवुलेशन करता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस इन्वेड द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस का कौन सा पार्ट इन्वेड होता है? इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, एमनियन या यॉर्क सेल? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ब्लास्टो, मैंने बता दिया 6 to 7 डेज जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो आता है कहां पे? यूट्रस में। अब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आया, क्लियर है? जैसे कि ये यूट्रस वाला पार्ट है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, यहां से 6 to 7 डेज में जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट इधर आया। ठीक है, अब इसने यहाँ पे इन्वेड होना शुरू किया। मैंने दो पार्ट बताए थे ब्लास्टोसिस में, एक तो ट्रोफोब्लास्ट होता है और एक इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट बनाता है प्लेसेंटा, और इनर सेल मास से आगे जाके क्या बनेगा? फिटस। अब इनर सेल मास को हम साइड कर देते हैं, यहाँ पे इन्वेड होने की बात हो रही है, फिक्स होने की बात हो रही है। तो इसी ट्रोफोब्लास्ट का, इसी जो ब्लास्टोसिस का पार्ट है, जो ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है, यही ट्रोफोब्लास्ट फर्दर जाके जब इन्वेड होता है, इस टाइम पे ये दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो भाग? एक तो होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा होता है सिंचियोट्रोफो ब्लास्ट। समझ में आया? एक तो होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होता है सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना? अब ये क्या होता है, जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होता है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं, जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होता है, ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इस एंडोमेट्रियम वॉल में ये इन्वेड होता है। क्या होता है? इन्वेड हो जाता है। इस एंडोमेट्रियम की वॉल में, ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वहां पे ये इन्वेड होगा और ये यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? क्या करता है? तो ये यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है? याद रखना, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड होता है। ब्लास्टोसिस्ट का जो पार्ट है ट्रोफोब्लास्ट, वो फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। तो उसमें से जो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट होता है, ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वॉल में इन्वेड होता है इम्प्लांटेशन के लिए, और इन्वेड होने के बाद में ये यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन को स्टार्ट करता है। यहीं से फिर प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है, और उसके बाद में यही सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो एचसीजी को रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का हमें पता चलता है। क्लियर है? तब तक ये प्रोसेस हो जाता है, ये जरा इम्प्लांटेशन वाला और ये सब पार्ट, जब तक प्रेगनेंसी का पता चलता है तब तक।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो इनवैड होता है। समझ में आ गया यहाँ पे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट, इम्प्लांट इस एक एक लाइन क्वेश्चन है, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेसेंटा किससे डेवलप होती है। ठीक है, ये भी आया हुआ है, तो ट्रोफोब्लास्ट। फीटस किससे डेवलप होता है? इनर सेल मास से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या हाइड्रेटिफॉर्म मोल। आंसर करिएगा इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। चलिए आंसर करिएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब्स है, 10 सेंटीमीटर और 4 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली इम्प्लांटेशन तो कहाँ होता है? यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल में, लेकिन कभी कभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर जैसे ही एम्पुला में जो हो गया फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यही एम्पुला वाले पार्ट में जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जितनी ब्लड सप्लाई यहाँ मिलेगी उतनी यहाँ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे एबॉर्शन तो होना ही है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी जो है वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस यानी कि फेलोपियन ट्यूब में अगर होती है, मोस्ट कॉमनली एम्पुला वाले पार्ट में होती है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम इसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसको हम एम्पुला बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर आपको एक एक सवाल में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपका आंसर होना चाहिए एम्पुला। क्या आंसर होना चाहिए? एम्पुला। अब एक और क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, लेस सर्वाइवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेस सर्वाइवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां पे होगी? एम्पुला। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और सवाल आया था जिसमें यह पूछा गया था कि लेस कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक, लेस कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या पूछा गया? ध्यान से मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा कि लेस, यहां पे लिख देती हूं, लेस कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेस कॉमन यानी कि सबसे लेस कॉमन साइट, सबसे लो लिस्ट में कौन सी होती है जहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं? तो वो होता है कि फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट जो इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है? तो इंटरस्टिशियल। अब एक और सवाल कि मोर सर्वाइवल, लेस सर्वाइवल तो एम्पुला है, लेकिन मोर सर्वाइवल यानी कि सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी आगे बढ़ने के चांसेस कौन से एरिया में होते हैं? तो इसी इंटरस्टिशियल वाले पार्ट में। ठीक है, तो अगर मोर सर्वाइवल पूछा जाए, मोर सर्वाइवल यानी कि सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी कंटिन्यू, अगर एक्टोपिक भी है लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन अगर पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत, तो वो कहां पर होगा? इंटरस्टिशियल। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो यूट्रस के एकदम नजदीक है, तो यहाँ पे भी वस्कुलरिटी जो है वो एम्पुला से तो ज्यादा है। क्लियर है? इस वजह से क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन प्लेसेंटा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ये सारी एबनॉर्मलिटी है जिसको हम आगे डिजीज पोर्शन में पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर है? बाकी एकदम रो में बता देती हूँ मैं आपको कि प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंप्लांट हो जाता है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एपीएच का एक टाइप है, एंटीपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट एब्रप्शन प्लेसेंटा
इज वन ऑफ द एपीएच, और जिसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा होती है, लेकिन इसके अंदर डार्क कलर की वजाइनल ब्लीडिंग होती है और पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। यहीं से क्वेश्चन आता है। तीसरी चीज यहाँ पे हाइड्रोटिफॉर्म मोल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से मोलार प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि मोलार प्रेगनेंसी का मतलब ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस एक्स्ट्रा में आपको दिखाई देगा यूएसजी में। तो ये हाइड्रोटिफॉर्म मोल वाली कंडीशन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज या इस्चेमिक फेज। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। आंसर करिए। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कब होता है? सबसे पहले तो ये सोचिएगा, जब प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम को रेडी कर लेता है, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल बिकम थिक, हाईली वस्कुलर, हाईली न्यूट्रिशियस, उस टाइम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कब रिलीज होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, कौन सी फेज में, वही आपका आंसर रहेगा। तो आपको पता है कॉर्पस लुटियम बनता है सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और वही कॉर्पस लुटियम हाईएस्ट लेवल में प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो यहाँ पे सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? इम्प्लांटेशन। सी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज फर्स्ट secreted after successful implantation and detected in pregnancy test। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या रिलैक्सिन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आंसर करिए। चलिए, बहुत ही बेसिक पूछा गया। विच हार्मोन इज फर्स्ट सिक्रेटेड आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। तो अभी मैंने बताया कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एचसीजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस एचसीजी को जो ब्लास्टोसिस्ट आया दो भागों में, मतलब सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट होता है उसकी लेयर। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम वॉल में इन्वेड होने के बाद में यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट करता है, और यही फिर एज सुन एज पॉसिबल अर्ली प्रेगनेंसी में एचसीजी को रिलीज करता है, जो ब्लड और यूरिन में आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी। नेक्स्ट, failure of implantation most commonly result in normal pregnancy, miscarriage, before pregnancy is recognized, placenta previa, polyhydramnios। आंसर करिएगा। failure of implantation most commonly result in, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट नहीं होगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो इम्प्लांटेशन फेल माना जाएगा, और उससे क्या होता है फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो क्या हो जाएगा? शट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसकैरेज बिफोर प्रेगनेंसी इज रिकॉग्नाइज्ड बी, यानी कि बहुत सारी वुमन को ये पता ही नहीं चलता है, उससे पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, ए वुमन हैज अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, which structure is responsible for maintaining the corpus luteum during early pregnancy? amnion, syncytiotrophoblaस्ट, cytotrophoblast या decidua basalis। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। चलिए, सो यहाँ पे वुमन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आया, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम को जो है वो कौन मेंटेन करता है? तो एचसीजी मेंटेन करता है। एचसीजी इंश्योर करता है कि वो जो है वो कॉर्पस लुटियम को डीजेनरेट नहीं होने देता है, जिस वजह से प्रोजेस्टेरोन लगातार रिलीज होता रहता है जब तक प्लेसेंटा अपना फॉर्मेशन, हार्मोनल फंक्शन स्टार्ट नहीं करती है। और ये जो एचसीजी है वो कहां से रिलीज होता है? तो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट से, आपको पता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट,
प्लेसेंटा डेवलपमेंट, the fetal part of the placenta develop from Decidua basalis, chorionic frondosum, Decidua capsularis या amnion। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम, प्लेसेंटा से जो फीटल पार्ट होता है वो किससे डेवलप होता है, तो कोरियोनिक फ्रंडोसम। याद रखना कोरियोनिक फ्रंडोसम जो होता है वहां से ये फीटल पार्ट जो होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, एक प्लेसेंटा बनी, प्लेसेंटा से एक तो कोरियोनिक फ्रंडोसम जिससे फीटल के पार्ट बनना शुरू होते हैं। अब प्लेसेंटा किससे बनती है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। सॉरी, मैटरनल पार्ट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं। मैटरनल पार्ट का ये मतलब होता है कि कोई बॉडी ऑर्गन वाले पार्ट नहीं। मैटरनल पार्ट मतलब कि जैसे ब्लड सप्लाई स्टार्ट करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारा पूरा फॉर्मेट जो है, वेसल्स जो हो गई, ठीक है, जो मदर से आती है, अम्लाइकल वेन वगैरह, तो ये जो सारे, सॉरी अम्लाइकल वेन नहीं, जैसे कि जो प्लेसेंटा बन रही है वहां से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कैपिलरीज, ये सारी चीजें जो होती है वो कौन बनाता है ये पूछा गया है। वो कौन सा पार्ट बनाता है प्लेसेंटा का, आंसर करिएगा। तो वो जो पार्ट है वो डेसिडुआ बेसालिस बनाती है। कौन बनाता है, डेसिडुआ बेसालिस, याद रखिएगा कौन बनाता है, डेसिडुआ बेसालिस। नेक्स्ट, which chorionic layer becomes smooth because its villi degenerate during placental development? Chorionic frondosome, chorionic leaf, syncytiotrophoblasts या cytotrophoblast? Which chorionic layer becomes smooth because its villi degenerate during placental development? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। और क्लास को जो है वो एक बार आप लोग सभी शेयर भी करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। पूछा गया है विच कोरियोनिक लेयर बिकम स्मूथ बिकॉज इट्स विलाई डीजनरेट ड्यूरिंग प्लेसेंटल डेवलपमेंट। तो कोरियोनिक लीव जो रहती है ये जो रहती है धीरे धीरे ये लेयर जो होती है वो स्मूथ होती जाती है। तो ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्लेसेंटल सेल इन्वेड द मैटरनल एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अर्ली प्लेसेंटल डेवलपमेंट? साइटोट्रोफोब्लास्ट ओनली, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, एमनियोटिक सेल या डेसिडुअल सेल? आंसर करिएगा विच प्लेसेंटल सेल इन्वेड द मैटरनल एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अर्ली प्लेसेंटल डेवलपमेंट? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। पूछा गया है कि विच प्लेसेंटल सेल इन्वेड द मैटरनल एंडोमेट्रियम में प्लेसेंटा की कौन सी सेल इन्वेड होती है अर्ली प्लेसेंटा यानी कि यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन को स्टार्ट करके एचसीजी को रिलीज करती है, तो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। बहुत ही सिंपल सा। देखिए ऐसा घुमा के क्वेश्चन आता है ना तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर था, लेकिन पढ़ा हुआ है तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं गलत आंसर करके आ जाते हैं कभी कभी। इसीलिए पढ़ा हुआ होता है। ऐसी चीजें, ओबीजी ऐसी सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आपने उसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटल डेवलपमेंट इज करेक्ट? The placenta is entirely maternal in origin. B. The placenta is entirely fetal in origin. C. The placenta is formed by both fetal and maternal tissue. And D. The placenta developed from the amnion only. आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। Which statement about placental development is correct? ये पूछा गया है। तो A statement, the placenta is entirely maternal origin, no. The placenta is entirely, नहीं. The placenta developed from amnion, no.
तो द प्लेसेंटा तो ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, तो द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू, दोनों चीजें जो होती है वो प्लेसेंटा से बनती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अभी हमने पढ़ा कि इसका फीटल का जो पोर्शन होता है वो कोरियोनिक फ्रंटोसम से बनता है, और प्लेसेंटा का जो होता है वो डेसिडुआ बेसालिस करती है, यानी कि जो सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, ये वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब? आंसर करिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, आंसर इट। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फेम्ब्रिया। मैंने आपको oogenesis बताया था, उसमें यूट्रस के पार्ट भी बता दिए थे, लेंथ भी बता दी थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा एम्पुला रहेगा, मोस्ट कॉमन, क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, अबाउट 5 सेंटीमीटर, दैट्स वन। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? जब स्पर्म और ओवम दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में पहली सेल कौन सी बनती है? आंसर करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इट। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले नंबर पे बनता है कौन सा? जाइगोट। दूसरे नंबर पे ब्लास्टोसिस बनता है, तीसरे नंबर पे मोरुला, उसके बाद में चौथे नंबर पे एम्ब्रियो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? जाइगोट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मोरुला स्टेज इज यूजुअली रिच्ड ऑन? द मोरुला स्टेज इज यूजुअली रिच्ड ऑन? मोरुला स्टेज कौन सी होती है? आंसर करिएगा। सॉरी, यहाँ पे मोरुला पहले बन जाता है, ठीक है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। द मोरुला स्टेज इज यूजुअली रिच्ड ऑन? मोरुला कौन सी स्टेज को हम बोलते हैं? हमने हमेशा मोरुला के बारे में सुना है 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज को मोरुला बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन से डे पे बन जाता है? आंसर करिएगा। और इसी से मोरुला के बाद ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, क्लियर है, जैसे ही स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद में ये बने जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना, उसके बाद में ये बनेगा मोरुला, जिसको 16 सेल स्टेज बोलते हैं। यही मोरुला आगे जाके बनाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही बनाता है आगे जाके एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो आगे जाके बनाता है फीटस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? आप लोग आंसर करिएगा। तो 16 to 32 सेल्स जो स्टेज होती है वो थर्ड डे पे बन जाती है, डे 3। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इम्प्लांटेशन नॉर्मली बिगिन ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन? अभी पढ़ा है, फटाफट आंसर करिएगा कि इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है नॉर्मली कब स्टार्ट होता है? आंसर करिएगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन जो होता है 6 to 7 डे पे स्टार्ट हो जाता है, 11th डे तक ये कंप्लीट हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट करता है। क्लियर है, याद रखिएगा, उसमें भी ट्रोफोब्लास्ट। विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द नर्वस सिस्टम? अब ये भी जर्म सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जर्म सेल आपके पूरी बॉडी का सिस्टम तैयार करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम जो है वो कौन डेवलप करता है? आंसर करिएगा एवरीवन। नर्वस सिस्टम, आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा, जो एक्टोडर्म जो होता है ये आपका नर्वस सिस्टम, स्किन, थायराइड ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ये जो है वो आपके एक्टोडर्म बनाता है। कौन बनाता है? एक्टोडर्म जो लेयर होती है वो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बनाती है। बाकी होता है मीजोडर्म। जो मीजोडर्म होता है वो वस्कुलर वाली चीजें, हार्ट हो गया, उसके बाद में आपकी मस्कुलर सिस्टम हो गया,
ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, बोन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो डेवलप होती है मीजोडर्म से। और बाकी का जो एंडोडर्म बचा, इस एंडोडर्म से जीआई सिस्टम जो हो गया, आपके एंडोडर्म से जीआई सिस्टम हो गया, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सॉरी ये लीवर और पेंक्रियाज जीआई सिस्टम में आते हैं, ये एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। ठीक है, जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये जो मेजर सिस्टम है वो आपके एंडोमेट्रियम बनाता है। तो यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम का पूछा था, तो आपका आंसर एक्टोडर्म होगा, सी। ये जर्म्स लेयर होती हैं तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये तीनों मिलके पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी का सिस्टम जो है वो यही तैयार करती है। बाकी ट्रोफोप्लास्ट, इससे प्लेसेंटा बनती है, आपको पता है। नेक्स्ट है, विच जर्म लेयर गिव राइस टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल जो है वो कौन बनाता है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को जो है वो एक बार आप लोग शेयर करिएगा। चलिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगेन आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि हार्ट यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, बोन हो गया, ये सारी चीजें कौन बनाता है? मीजोडर्म। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट है, विच जर्म लेयर फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग जो होती है वो कौन बनाता है, आंसर करिएगा जल्दी से। जीआई सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। मीजोडर्म जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बनाता है, बोन बनाता है, ठीक है ना। ये चीजें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मीजोडर्म से बनते हैं, याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो भी मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर होती है एम्ब्रियोनिक जर्म सेल की, ये मीजोडर्म। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो जीआई सिस्टम की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, पेनक्रियाज, थायराइड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एंडोडर्म बनाता है। कौन बनाता है? एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनोजेनेसिस मेनली अकर ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाते हैं कौन से वीक में, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, मोस्टली ऑर्गन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से 12 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन बन जाते हैं। और उससे भी बेटर आंसर है 3 to 8 वीक में, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है। इसीलिए अगर कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट वगैरह होता है, जैसे कि कोई ड्रग का एक्सपोजर हो गया, तो ऐसी चीजें होने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा इसी वीक में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द एम्ब्रियोनिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम। एम्ब्रियोनिक पीरियड हम किसको बोलेंगे, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। एवरीवन, एम्ब्रियोनिक पीरियड। सो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो रहेगा वो हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक बोलेंगे, नहीं। तो 3rd to 8th वीक का जो डेवलपमेंट होता है इसे हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। 9th वीक से बर्थ तक तो हम फीटल पीरियड बोलते हैं, बर्थ टू 1 मंथ तो हम उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमन इज एक्सपोज टू अ टेराटोजेनिक ड्रग ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, विच फीटल प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। प्लेसेंटल एजिंग, ऑर्गन फॉर्मेशन, फीटल वेट गेन, या लंग मैचुरेशन। अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी 3 से 8 वीक के आसपास लगभग कंप्लीट हो जाता है। और इस वीक में अगर कोई ड्रग का एक्सपोजर है, कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट है, तो वो सबसे ज्यादा बच्चे पे गलत इफेक्ट डालता है, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके गलत इफेक्ट। और उसी टाइम पे क्या 5th वीक पे हो रहा है, यानी कि ये ऑर्गन बन रहे हैं, और ऑर्गन बनने में ये डिफेक्ट डालेगा, तो यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस में ये डिफेक्ट डालता है, ये हमारा आंसर रहेगा। अगेन, अगर आप ईमानदारी से
आरआरबी सीसीआरयूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों का कोर्स एक जैसा है, एक ही तैयारी में आपके 2 सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आज से अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए किरोशा एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट आरआरबी के बेस्ड पे मिलेगा, और जहां पे आपको 10 ओल्ड पेपर मिलेंगे आरआरबी के, सीसीआरयूएम के भी मिलेंगे अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिलेंगे ओनली 599 में। तो इफ यू वांट टू क्रैक आरआरबी एंड सीसीआरयूएम तो हमसे जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आपने कोर्स पढ़ना है, अगर आप एमसीक्यू मोर एंड, क्योंकि देखिए थ्योरी का कोई एंड नहीं होता, जब तक आप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट तैयार नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कितना आता है और कैसे एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो उसी के रिगार्डिंग आरआरबी के सिलेबस के पैटर्न के अनुसार आरआरबी सीसीआरयूएम के जो है वो एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारी चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर आपको। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इन दोनों में से कोई भी नंबर पे आप इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? सो याद रखिएगा, अगर तैयारी करनी है तो अर्ली बर्ड बनिए, अर्ली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। डेली शाम को 7 बजे आपको क्लासेस मिल रही हैं। आपका जितना बढ़िया रिस्पॉन्स होगा उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही बैक टू बैक आपकी सारी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो यहाँ पर आती रहेंगी। तो जुड़े रहिएगा। क्लास एंड होने के बाद में कमेंट जरूर करना कि आपको ये जो तरीका है, जो टॉपिक हमारा टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाने का, अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।